क्या आप सिविल जज, सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहते हैं? तो dkdubey.com ऐप जरूर डाउनलोड करें प्ले स्टोर से। हमारी ऐप के स्टोर सेक्शन में आपको मिलेंगे हिंदी, इंग्लिश, मिक्स लैंग्वेज के कोर्सेज फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम्स। इन कोर्सेज की बाकी डिटेल्स एंड ऑफर्स डिटेल में जानने के लिए अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डोंट वेट, डाउनलोड नाउ। नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर जो उन्होंने वक्तव्य दिया इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान, इन कंपैरिजन टू यूएसए। प्रधानमंत्री जी की एक बड़ी ख़ास बात है और वो ख़ास बात ये है कि वो बहुत कम समय में सेलेक्टेड चुनिंदा शब्दों में विश्व को या जिसको भी वो समझाना चाहते हैं वो आसानी से समझा लेते हैं। दूसरी एक और उनकी ख़ास बात है कि वो किस समय पर क्या बात कहें, सही समय और उचित वक्तव्य देना उनका स्वभाव है। तीसरी जो सबसे बड़ी ख़ास बात उनकी ये है कि वो जिससे भी मिलते हैं उनका घोर आलोचक, उनके विरुद्ध खड़ा व्यक्ति अगर एक बार उनसे मिलता है तो वो उसकी कटुता को घसीट लेते हैं और मधुरता को छोड़ देते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि लोग मुझे मोदी भक्त कहें, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भारत के प्रधानमंत्री के गुण भी होने चाहिए। चाहे वो अटल बिहारी जी वाजपेयी हों जिन्होंने 1996 से अपनी बात सीधी यूएनओ में हिंदी में रखी थी और उन्होंने उस समय आतंकवाद से विश्व को आगाह किया था। आज 2021 में वो बात चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। 1996 में जब वाजपेयी जी ने कहा था, 96, 97, 98 लगातार वाजपेयी जी कहते ही रहे। 2001 में जिस समय यूएसए में हमला हुआ था उनके पेंटागन पर, उस समय भी हमने ये कहा था कि वाजपेयी जी पहले आगाह करके आए थे कि विश्व का कोई भी कंट्री ऐसा अछूता नहीं रह सकता, कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकता कि वो आतंकवाद से पीड़ित नहीं है। आज वो भारत जिससे पीड़ित है, कल पूरा विश्व उससे पीड़ित होगा और उस समय आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था। लेकिन उस समय विश्व को समझ नहीं आया था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कहीं, मैं पाकिस्तान की बात कहूं तो कल पाकिस्तान अपना रिकॉर्डेड वीडियो पेश कर चुका था और पाकिस्तान ने जो रिकॉर्डेड वीडियो पेश किया था वो रिकॉर्डेड वीडियो के 2-3 कारण थे। एक कारण ये बताया गया कि वो क्यों नहीं गए। मेरी समझ में आता है कि वो नहीं गए इसलिए क्योंकि एक तो प्रधानमंत्री जाएगा तो उसको एक अलग से प्लेन चाहिए, उसके लिए खर्चा चाहिए। पिछली बार तो वो चले गए थे सऊदी अरेबिया के प्लेन से, बाद में उनको वहाँ भी झटका लगा। इस बार वो बेचारे कैसे जाते? तो एक बात तो ये है कि उनके पास अभी पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस स्थिति से चल रही है और अफ़गानिस्तान से भी उनका जो रुपया है वो आधी कीमत पर है, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी जो दुर्दशा है उस दुर्दशा में वो प्लेन हायर नहीं कर सकते थे, वो जा नहीं सकते थे। दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि चलो किसी तरह से मांग मूंग कर पहुँच भी जाते, तो दूसरी बात जो अफ़गानिस्तान में उसकी भूमिका रही है उस भूमिका को लेकर पूरा विश्व उससे सवाल करने वाला है। आज की तारीख में पाकिस्तान की इमेज अफ़गानिस्तान से कम नहीं है, बल्कि यही कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान का जिस प्रकार से रोल रहा है इस्लामिक चरमपंथ को लेकर और इस्लामिक आतंकवाद को लेकर, आतंकवादियों को गद्दी पर बिठाने को लेकर, वो ये दृष्टि देता है कि पाकिस्तान स्वयं आतंकवाद के कब्जे में जा चुका है, पाकिस्तान स्वयं आतंकवादी कंट्री बन चुका है। अगर प्रधानमंत्री वहाँ पर जाते तो पहले जितनी प्रकार की बेइज्जतियाँ करवा चुके थे उससे बहुत बड़ी बेइज्जती इस बार होने वाली थी, इसलिए वो नहीं गए। रिकॉर्डेड वीडियो उन्होंने भेजा और रिकॉर्डेड वीडियो में भी वही पुराना राग, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर पर जो उन्होंने बोला तो उसको लेकर और उनके पूरे वक्तव्य में अगर कोई एक कंट्री की बात करें तो वो पीड़ित हैं भारत से। उन्होंने हर बार हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक भारत का दिया, तो भारत का लॉजिक देने वाले प्रधानमंत्री अब वहाँ जाकर बोलेंगे क्या? उनके पास कोई शब्द नहीं रहे होंगे। इसलिए लेकिन भारत के ये जो अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बोला, उनका जवाब तो भारत की एक राजनयिक ने दे दिया। यानी कि भारत की एक राजनयिक ने खुला कह दिया तो पाकिस्तान को तो वहीं निपटा दिया गया। अब भारत के प्रधानमंत्री का आज नंबर था। प्रधानमंत्री ने जो आज स्टेटमेंट दिया उसमें शुरुआत वो करने वाले हैं कि भारत 5000 से ज़्यादा साल से पुरानी डेमोक्रेसी है, इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्रियों की अगर बात करोगे तो भारत 5000 साल से ज़्यादा पुरानी कंट्रियों में आता है जिसमें डेमोक्रेसी है। यानी कि डेमोक्रेसी आपने बाद में जानी होगी, हम डेमोक्रेसी सदैव से जानते हैं कि डेमोक्रेसी का महत्व क्या होता है।
एक बात। दूसरी बात उन्होंने जो कही उसमें उन्होंने साफ संदेश दिया कि हम अंत्योदय को जानने वाले हैं। आज जिस प्रकार से दीनदयाल उपाध्याय जी का कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, दीनदयाल जी को स्मृति किया जा रहा है, वो बात प्रधानमंत्री ने यूएनओ में जाकर पूरे विश्व को सुनाई। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय की जो फिलॉसफी है, अंत्योदय की फिलॉसफी, उसकी डिफाइन किया कि समग्र विकास, सबके लिए विकास और अंतिम व्यक्ति तक विकास, ये ही फिलॉसफी होनी चाहिए। पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री ने सीधा कहा कि जो देश भी आतंकवाद का सपोर्ट कर रहे हैं वो याद रखें कि आतंकवाद उनको भी नहीं छोड़ेगा और आतंकवाद से उनके हाथ भी जलेंगे। हालांकि पाकिस्तान तो पूरा आतंकवाद से जल ही चुका है, फिर भी चाइना की तरफ इशारा हो सकता था और पाकिस्तान की तरफ तो खूब इशारा था। आगे उन्होंने यूएनओ की बात जहां तक कही, यूएनओ के विषय में यानी कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के मामले में कल ही हमने देखा था कि जो बाइडन उनका सपोर्ट कर चुके थे और कह चुके थे कि हम किस न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में रिटरेट करते हैं, यानी कि भारत को दोबारा अपना सपोर्ट जारी रखते हैं, भले ही एनपीटी का पार्ट भारत नहीं है, जबकि चाइना लगातार विरोध कर रहा था कि एनपीटी का पार्ट चूंकि भारत नहीं है इसलिए एनएसजी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो बाइडन ने अपनी प्रतिबद्धता को बरकरार रखा। यूएनएससी में जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें उन्होंने उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए या उसको भारत को परमानेंट सीट देने के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया। लेकिन प्रधानमंत्री यूएस से तो सेटिस्फाई होने वाले थे नहीं केवल, इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर चाणक्य की एक बात कहते हुए उन्होंने कहा कि सही समय पर सही निर्णय न लिया गया तो वही चीज़ जो कि आपने बनाई है वही आपके लिए डिस्ट्रॉयर बन जाती है। समय पर समय का निर्णय ना लिया गया तो ये समय ही तुमको समाप्त कर देता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ही सबसे बड़ा विनाश का, यूएनओ के विनाश का कारण बनेगी अगर आपने उसको बड़ा ना किया, उसमें प्रतिनिधित्व ना करवाया। और साफ उनका कहना था कि भारत जिस समय सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन के पद पर रहा, हालांकि भारत उससे पहले भी 6-7 बार चेयरमैन के पद पर रह चुका है, फिर भी उन्होंने कहा 1 महीने के लिए भारत जो चेयरमैन के पद पर रहा और भारत ने जो वर्क किया और जो विश्व को मैसेज दिया, जो वर्ल्ड को ग्लोबलाइज मैसेज दिए गए, उसकी सराहना होनी चाहिए और वैसा रोल भारत को आगे भी मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी जो स्ट्रैटेजी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट लाने की, भारत में इंडस्ट्री लाने की, उसमें भी पीछे नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि भारत की मैन पावर, भारत की स्ट्रेंथ, भारत की मैन पावर है, भारत का माहौल है, भारत की सभ्यता है, भारत की संस्कृति है और भारत खुद में एक्सक्लूसिव है। और इसलिए अगर विश्व भारत में आकर देखता है और भारत में आकर इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट का शब्द तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर विश्व को कुछ बनाना है, वैक्सीन निर्माताओं को खुला आह्वान दिया कि आइए मेड इन इंडिया करिए, मेक इन इंडिया करिए, आइए और भारत में लगाइए। भारत में स्टार्टअप्स को लेकर उन्होंने तारीफ़ की और साथ में ये कहा कि भारत के स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए जा रहे सैटेलाइट, स्टूडेंट्स के द्वारा, भारत के इसरो के द्वारा नहीं, भारत की बड़ी कंपनियों के द्वारा नहीं, स्टूडेंट्स के द्वारा कॉलेजेस में जो सैटेलाइट बनाए जा रहे हैं वो हम 75वीं सालगिरह पर, आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर 75 सैटेलाइट एक वाहन से एक साथ छोड़ने वाले हैं। मुझे लगता है कि ये विश्व का एक अनोखा टाइप का एक्सपेरिमेंट होगा या विश्व में ये पहला एक्सपेरिमेंट होगा जिसमें 75वीं सालगिरह पर 75 स्टूडेंट्स के द्वारा बनाए गए सैटेलाइट उड़ाए जाएंगे। उन्होंने एक्सट्रीमिज्म पर सीधा कहा। उन्होंने कहा कि जो कोई भी सोचता है कि एक्सट्रीमिज्म आज की तारीख में विकास एक्सट्रीमिज्म की जगह लेना चाहिए और एक्सट्रीमिज्म या जो आतंकवाद है, आतंकवाद को कैसे पीछे छोड़ा जाए, आतंकवाद को और जो अतिवाद है, इस अतिवाद को समाप्त करना ही विश्व का पहला काम होना चाहिए। और अगर आपको ये ख़त्म करना है तो भारत में जो साइंस एंड डेवलपमेंट के प्रोग्रेस हो रही हैं उनके साथ संपूर्ण विश्व को काम करना चाहिए। अब मज़े की बात यह है कि लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी हब बनाने की भारत में प्रतिबद्धता जाहिर की, 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की बात की, 17 करोड़ परिवारों को टोटी के द्वारा पानी की बात की, टोटी मतलब नल का पानी की बात कही। उन्होंने
भारत के जन्मे यानी कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन की तारीफ की। आप सोचो, यूएन के मंच पर आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात नहीं करी होगी। पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में कहा कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, भारत में जिन्होंने जन्म लिया है, जिनकी ओरिजिन भारत की है, वो पूरे विश्व में एक विशेष प्रकार का अभियान चलाते हैं, एक विशेष प्रकार का मैसेज देते हैं और विश्व का सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ऐसी भारत की सभ्यता है, ये सीधा मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन भारत ने डेवलप कर ली है जो 12 साल से ऊपर के बच्चों को लगाई जा सकती है। साथ में उन्होंने कहा एमआरएनए वैक्सीन भी भारत ने डेवलप कर ली है। वो भारत पूरे विश्व को वैक्सीन सप्लाई के लिए भी आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व को वैक्सीन से मदद करने के लिए भी भारत अपनी तरफ से काम कर रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्मा भारत का मुख्य फार्मूला है, इसलिए हम वैक्सीन बनाकर सबको सप्लाई कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि भारत ने एक तरफ तो अपना रिपोर्ट कार्ड दिया। रिपोर्ट कार्ड से मतलब कि भारत पहले कैसा था, 35 करोड़ खाते आप सोच सकते हो कि जिनको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया हो, ऐसा प्रधानमंत्री ने उसमें बोला। दूसरा उन्होंने कहा कि 50 करोड़ लोगों का इंश्योरेंस से व्यवस्था हो। 30 करोड़ लोग जो होमलेस हैं, 3 करोड़ लोग जो होमलेस हैं, उनको पक्के घर बनाकर देना। ड्रोन के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में ड्रोन के द्वारा मैपिंग करना, लैंड की मैपिंग करना और मैपिंग करके जो हाउसलेस हैं, जिनके नाम पर घर नहीं हैं और ज़मीनें हैं, कब्जे हैं, रह रहे हैं, तो उनको घर की व्यवस्था देना। उनके पास भी पेपर होना चाहिए कि भाई ये मेरा घर है। आप सोच सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को, चीन को, अमेरिका को, यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स को, इस्लामिक कंट्रियों को और जो वैक्सीन में बाधा पैदा करने वाले कंट्री हैं उनको, जो एक्सट्रीमिज्म फैलाने वाले कंट्री हैं उनको, सबको एक साथ एक मंच पर अपनी बात कही। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री जब जो बाइडेन से मिले तो 5 बाइडेन्स इन इंडिया की चर्चा हुई। 5 बाइडेन्स इन इंडिया, कल की बात है ये, 5 बाइडेन्स इन इंडिया, यानी कि प्रधानमंत्री जब कमला हैरिस से मिले तो उनके नाना का जो अपॉइंटमेंट लेटर था, अपॉइंटमेंट गजट था, वो गजट की कॉपी उनको दी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को भारत के प्रधानमंत्री ने ओम लिखा हुआ एक जो गिफ्ट दिया, उसमें मोर से बना हुआ एक वाहन और उस पर ओम लिखा हुआ और देवी देवता बैठे हुए, ऐसा कुछ दिया। जापान के प्रधानमंत्री को गौतम बुद्ध की एक मूर्ति दी, यानी कि जो लकड़ी की बनी, सैंडल बुद्ध की बनी हुई, चंदन की बनी हुई मूर्ति दी। और जो बाइडेन को वो 5 नाम लेकर गए, जिन 5 नाम, जो 5 बाइडेन भारत में थे, जो बाइडेन पहले भी उन्होंने कहा होगा प्रधानमंत्री से कि बाइडेन सरनेम के लोगों ने मुझे कभी चिट्ठी लिखी थी, तो भारत के प्रधानमंत्री बाइडेन सरनेम वाले 5 लोगों की एक सूची भी लेकर गए। आप सोच सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री किस स्तर पर सोचते हैं और किस तरीके से सोचते हैं। उन्होंने जो बाइडेन का दिल जीतने के लिए जो भी प्रयत्न करने चाहिए वो प्रयत्न किए। कमला हैरिस के साथ दोस्ती अच्छी हो, इसके लिए भी कमला हैरिस चूँकि हमारे देश में जम्मू कश्मीर के मामले में सदैव से नेगेटिव बोलती रही है, इसलिए कमला हैरिस के मुंह से, अपने मुंह से पाकिस्तान को, सू मोटो अपने मुंह से उसने पाकिस्तान एक आतंकवादी देश टाइप कह दिया। पाकिस्तान भारत में इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, ऐसा कह दिया। पाकिस्तान भारत के लिए समस्या है, ऐसा कह दिया। ये सब बातें कमला हैरिस ने खुद कह दी। भारत की डिप्लोमेसी, जिस बात के लिए भारत के प्रधानमंत्री जाने जाते हैं, वो सारे काम प्रधानमंत्री ने अपने इस यूएस दौरे के दौरान किए। अभी वो बहुत सारे सीईओ से मिल रहे हैं, बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों से मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि यूएनएससी की इस यूएनजीए की इस बैठक में जाने का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री का है कि वो विश्व के सभी बड़े लीडर से मिलें, उसके बायलैटरल टॉक्स हों, उनकी जो दूसरे संगठन हैं वो संगठन उसके पैरेलल अपनी चर्चाएं कर सकें और विश्व की रणनीति बना सकें। जो उद्देश्य था, मुझे लगता है वो उद्देश्य पूरा किया है भारत के प्रधानमंत्री ने। और भारत के प्रधानमंत्री को भारत के सभी लोगों को सैल्यूट करना चाहिए कि उनकी इस प्रकार की विचारधारा ही भारत को आगे बढ़ाती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।